Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. We are going to have a understanding about this chapter 6 of class 11th geomorphic processes. काफ़ी बोरिंग चैप्टर है, बट अगर आप रीसेंट पेपर देखो तो बार बार यूपीएससी क्वेश्चंस आपको बहुत ही इन इन चैप्टरों से ले रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जिसमें वेदरिंग इरोजन के बारे में बताया गया और लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लैंडफॉर्म जो हम पढ़ चुके हैं बहुत बारी, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ आर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी वी नीड टू अंडरस्टैंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। कहा जाता है कि अर्थ के अंदर दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, डेनुडेशन अंदर से भी हो रही, बाहर से भी हो रही है। अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर अर्थ के जो प्रोसेसेस हैं उनको हम एंडोजेनिक कहेंगे और बाहर जो हो रहे हैं वो एक्सोजेनिक कहेंगे। सो अर्थ का जो सरफेस है इट इज कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी। सनलाइट से ही जो एनर्जी बन रही है उसको बाद में पानी से, कभी ग्लेशियर से, कभी हवा से, ये सब कुछ ना कुछ ज़मीन को हिला रहे हैं। दे आर टर्निंग इट इनटू अनदर टर्म्स। तो यही चीज़ हम बात करेंगे। कुछ इंटरनल फोर्सेस भी हैं जो अंदर से अर्थ के क्रस्ट में रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन आउटर सरफेस। Internal forces are still active with different intensities. Earth's surface is being continuously subjected to by external forces originating from the Earth's atmosphere by internal processes and within the Earth. The external forces को कहा जाता है exogenic forces, जो internal हैं उनको endogenic. Action of exogenic forces result in wearing down. तोड़ेगा रिलीफ फीचर्स को, तोड़ेगा, डिग्रेडेड करेगा। अगर पहाड़ है बहुत ऊंचा तो उसको तोड़ेगा। एंड फिलिंग अप, कहीं पर एग्रेडेशन भी होगा ऑफ बेसन्स। सो द वेयरिंग डाउन of relief variations of the surface of earth through the erosion is called as gradation. The endogenic forces continuously elevate or build up parts of the earth's surface, and hence exogenic processes fail to even out the relief variations of the surface of earth. तो कहने का मतलब दोनों फोर्सेस एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक लग रही हैं। द वेरिएशन रिमेन एज लॉन्ग एज अपोजिंग एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यू. Endogenic forces are mainly land building forces, and while exogenic processes are mainly land wearing. जो एंडोजेनिक है वो लैंड बनाती हैं और जो बाहर की हैं वो लैंड को तोड़ती हैं। राइट, सो यही चीज़ इधर बताया गया। अगला, ह्यूमंस हैव कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू एनवायरनमेंट थ्रू द आउटर यूज। हम भी तोड़ते जा रहे हैं चीज़ें, ह्यूमन बीइंग भी। शेप एंड आर शेपिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ इनटू वेरियस फॉर्म्स एंड द नेचर ऑफ मटेरियल्स टू विच of which it is composed of understood precautions. So geomorphic processes की बात करें तो endogenic and exogenic forces causing physical stresses and chemical actions on earth materials bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic processes. The diastrophism and volcanism are endogenic. ये पॉइंट याद रखिएगा जी। जमीन के अंदर से जो वॉल्केनिक eruption होता है और एक डायास्ट्रॉफिज्म जो है वो बेसिकली एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। क्लियर है जी। और अगला जो है वेदरिंग और मास वेस्टिंग, इरोजन, डेपोजिशन आर एक्सोजेनिक। ये जो है अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो वेदरिंग है, बाहर जो इरोजन हो रही है ज़मीन के सरफेस पे, मास वेस्टिंग, इरोजन, डेपोजिशन आर एक्सोजेनिक एंड दीज एक्सोजेनिक आर डेल्ट विद डिटेल इन दिस चैप्टर। राइट, तो अब ज़रा एक्सोजेनिक की बात भी करेंगे। एक्सोजेनिक एलिमेंट क्या, पानी भी इरोड कर रहा है, बर्फ भी, हवा भी। कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कैन बी कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक एजेंट। तो ये अल्टीमेटली एजेंट्स ऑफ इरोजन है। व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट्स, they move the materials and transport them over slopes and deposit them at lower levels. Geomorphic processes and geomorphic agents, especially exogenic, unless stated separately, are one. The process is a force applied on the earth material affecting its the shape. An agent is a mobile medium. It can be moving ice, it can be running water, it can be wind, it can be wave or current, which moves, removes, transports and deposits earth materials. Running water, groundwater, glacier, winds, waves, currents can be called geomorphic agents. अभी तक यही समझाया गया जी। अब आते हैं आगे।
ग्रेविटी रिजाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स, जो कि नीचे हमेशा लगेगी. So stresses on the earth, indirect gravitational stresses activate wave and induce currents. Without gravity and gradients, there would be no mobility, and hence no erosion, transportation and deposition are possible. Gravitational stresses are as important as the other geomorphic processes. Gravity is the force that keep us in contact with the surface, and it is the force which switches on the movement of the all surface, either within the earth or on the surface, occur due to gradients from higher level to lower levels. तो एंडोजेनिक जो है रिएक्शंस जो कि ज़मीन के अंदर है, वो मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोडियल हीट ऑन द अर्थ. द एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल रेडिएशंस, ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम induces diastrophism and then volcanism in the lithosphere due to variation in geothermal gradients and heat flow from within. Crustal thickness and strength, action of endogenic forces are not uniform. तो diastrophism होता क्या? All the processes that move, elevate or build up portion of the earth crust come under diastrophism. Very right. जो ऊपर को करे ज़मीन को, और है क्या ये एंडोजेनिक, उनको हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म. जैसे पहाड़, ओरोजेनिक क्या होता है? मूवमेंट, पहाड़, माउंटेन बिल्डिंग. सिवियर फोल्डिंग से हो सकता है एंड अफेक्टिंग लॉन्ग नैरो बेल्ट्स. एपीरोजेनिक क्या होता है जी? दैट इन्वॉल्व अपलिफ्टिंग और वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. ये तो फोल्डिंग से हो रहा है, ये सीधा ही अपलिफ्ट हो, सीधा ही सारा पार्ट. और तीसरा होगा जी अर्थक्वेक्स. तो डायस्ट्रोफिज्म में तीन चीज़ें होती हैं, ओरोजेनिक, एपीरोजेनिक एंड अर्थक्वेक्स, एंड द लास्ट वन इज प्लेट टेक्टोनिक्स. अगर हम ओरिजिनी की बात करें, द क्रस्ट इज सिवियरली डिफॉर्म टू इनटू फोल्ड्स. एपीरोजेनी देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन. ओरोजेनी इज अ प्रोसेस वेयर एज एपीरोजेनी इज अ कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस. वो माउंटेन बिल्डिंग का ओरो होता है, तो मतलब ओरोग्राफिक रेनफॉल भी आपने पढ़ा है. ओरो मीन्स माउंटेन. So faulting, fracturing, all these processes, pressure, volume and temperature changes which in turn induce metamorphism rocks. अब volcanism की बात की गई है. The movement of volcano, molten magma onto the earth's surface and also formation of many intrusive and extrusive volcanic forms. अब आते हैं जी एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक आपको भी पता है ज़मीन के ऊपर, और वो सारी अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से या ग्रेडियंट से. Gravitational force acts upon the earth material sloping surface and tend to produce movement of matter in one down slope direction. Force applied per unit area is stress, and stress is produced in a solid by pushing or pulling. समझ आ गया जी? It is this stress that breaks down the rock into earth's material. The basic reason that leads to weathering, mass movement, erosion is development of stress in the body of the earth material. Temperature and precipitation are the two important climatic elements that control various processes. Exogenic geomorphic processes are covered under a general term जिसको हम कहते हैं denudation. Denudation का मतलब slowly कोई भी slope है वो टूटता जाए, गिरता जाए. Denude means to uncover. Weathering, mass wasting, erosion and transportation are included in denudation. I hope everybody is clear. They influence this part. The density, type, distribution of vegetation, which largely depend upon precipitation and temperature, also exert the influence that exogenic geomorphic processes vary within any climatic region. The different climatic regions, there may be local variations in the effects of the different climatic elements. Due to differences in the wind velocity, directions, amount and kind of precipitation, its intensity, relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing, thawing frequency, all these change. Intensity of the action of exogenic geomorphic process depend upon the type and structure. उसके बाद वेदरिंग को डिफाइन किया गया मैकेनिकल. एक ही जगह पर जहाँ पर पत्थर पड़ा वहीं पे टूट जाए, उसके ऊपर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो, केमिकल डीकम्पोजिशन हो, दैट इज बेसिकली वेदरिंग ड्यू टू वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, ट्रोपोग्राफिक एंड दिस थिंग. तो इसमें मेरे भाई कुछ है नहीं. 3 प्रकार की वेदरिंग बताई हैं, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल.
कंप्लीटली कोई भी नहीं होती, तीनों डोमिनेट होती हैं, कुछ में ज़्यादा वो होगा, किसी में ज़्यादा। सॉल्यूशन इसको कहते हैं, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये तीनों केमिकल वेदरिंग के आगे प्रोसेसेस हैं। वाटर एंड एयर अलॉन्ग विद हीट मस्ट बी टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस. Over and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of plants and animals increase the quantity of carbon dioxide underground. And these chemical reactions are various similar to the chemical reactions in laboratory. फिजिकल रिएक्शंस की अगर बात करें फिजिकल वेदरिंग की, तो इसमें क्या होता है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, expansion forces due to temperature, water pressures controlled by wetting and drying cycles. So many of these forces are applied both at the surface and within. Most of the physical weathering processes are caused by thermal expansion and pressure release. Biological activity में बात करें तो removal of minerals and ions from the weathering environment. Burrowing, wedging by organisms like earthworms, termites and rodents. That is biological weathering. Help in exposing the new surface to the chemical attacks and human beings by disturbing vegetation. Decaying plant and animal matter help in production of humic, carbonic and other acids which enhance the decay and solubility. स्पेशल इफेक्ट्स, एक्सफोलिएशन याद रखिएगा क्या होता है। अगर ये पत्थर है, इसके ऊपर टॉप लेयर पहले झड़नी शुरू हो, फिर अगली जैसे प्याज को आप छीलते जाते हो, अंदर आती जाती हैं लेयर्स, उसी को ही कहते हैं एक्सफोलिएशन। तो फिजिकल वेदरिंग, अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, सॉल्ट वेदरिंग, बट नॉट अ प्रोसेस. Flaking of more and more curved sheets of shells from our rocks or bedrock result in smooth rounded, वही चीज़ प्याज का समझाया मैंने, can occur due to expansion, contraction induced by the temperature changes. The exfoliation domes and tores result due to unloading and thermal expansion. Significance क्या जी, weathering, breaking होता है, breaking up the rocks into smaller fragments and preparing them for soil formation, regoliths in the soil, but also erosion and mass movement. Erosion cannot be significant if the rocks are not weathered. That means weathering aids the mass wasting, erosion and reduction of relief and changes in landforms as a consequence of erosion. It also helps in the formation of soils. Some materials are removed through chemical or physical bleaching by groundwater and the concentration of remaining material increases. Without such a weathering taking place, the concentration of the same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit. मास मूवमेंट क्या होता है, मास ऑफ रॉक डेब्रीज फ्रॉम द स्लोप्स अगर नीचे गिरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एयर, वाटर और डू नॉट कैरी डेब्रीज विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड डेब्रीज में कैरी विद इट एयर, वाटर एंड आइस. मतलब डेब्रीज खुद पानी और ये लेके चले, ना कि हवा पानी इनको लेके चले, उसको कहते हैं मास वेस्टिंग. राइट एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज क्लियर. The movement of mass may range from slow to rapid, affecting the shallow to deep columns. Gravity exerts a force on all matter, both bedrock and the products of weathering. Is not a prerequisite for mass movement, though it aids mass movement. Mass movement are very active over the weathered slopes rather than over unweathered materials. So they are aided by gravity, no geomorphic agent like running water, this thing. That means mass movement do not come under erosion. There is a shift materials from one place to another. Materials over the slopes have their own resistance to disturbing forces and will yield only forces greater than the shearing force. Removal of support from below to material above through increase in the gradient and height of slopes. ये कुछ ऐसे, इसमें भी कोई पॉइंट बनता नहीं है जी. उसके बाद लैंडस्लाइड्स के बारे में बात की है. रैपिड होता है और पता भी नहीं चलेगा कब ये लैंडस्लाइड हो जाए. इन्वॉल्व्ड आर रिलेटिवली ड्राई. साइज एंड शेप ऑफ डेटेज मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक. द डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट. Slump is slipping of one or several units of rock debris with a backward rotation with respect to the slope. ऐसे ऐसे अगर गिरे तो इसको कहेंगे हम slump. And if it is without backward rotation, then it is debris slide. Debris fall is nearby free fall. Sliding of individual rock masses down bedding joint surfaces, that is rock slide.
सो ये भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं ये, क्योंकि पूछता है पेपर में, कोई भी टर्म बना के ही कैन पुट अप द क्वेश्चन। हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताया गया कि हिमालयाज़ में तो लैंडस्लाइड्स होती हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ लैंडस्लाइड्स विच आर टेकिंग प्लेस इन वेस्टर्न घाट्स इन द so debris, avalanches and landslides occur not as frequent as in the Himalayas and these hills. Many slopes are steeper than almost vertical cliffs. So mechanical weathering due to temperature changes and is pronounced. They receive heavy rainfall and over short periods. There is almost direct rockfall quite frequently in these places, along with landslides and debris avalanche. क्लियर जी, स्लीप्स स्टोप्स हैं, तो ये सारा अच्छे से डब्बा भी इम्पॉर्टेंट है जी। उसके बाद इरोजन और डेपोजिशन के बारे में बात की है जी। वेदरिंग इरोजन में हेल्प करता है और इट्स नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। वेदरिंग, मास वेस्टिंग इरोजन आर डिग्रेडेशन प्रोसेस and it is erosion that is largely responsible for continuous change that Earth's surface is going for. उसके बाद वर्क ऑफ अदर टू एजेंट्स ऑफ इरोजन, वेव एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। कास्ट टोपोग्राफी, ये पॉइंट अंडरग्राउंड पानी के साथ कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनते, स्टेलेक्साइट्स स्टेलेगमाइट्स आपने पढ़े हैं। और डेपोजिशन अल्टीमेटली इरोजन के कारण ही होगी, जहाँ पे इरोजन होगी फिर आगे जाके कहीं डेपोजिशन होगी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक बार ज़रूर रीड करिएगा एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। अब सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए इसमें बताया गया, बहुत बेसिक है। 5 बेसिक फैक्टर्स वैसे ही आपको याद होने चाहिए। एक तो पेरेंट मटेरियल जो पत्थर है, दूसरा वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ है, प्लेन है या कैसा, तीसरा क्लाइमेट कैसा, और चौथा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड द लास्ट स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम कहेंगे टाइम। राइट, सो पेरेंट मटेरियल जो पत्थर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टोपोग्राफी का मतलब है ये भी एक पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द सरफेस बाय द पेरेंट मटेरियल। सनलाइट हो, अमाउंट ऑफ सरफेस, एंड देन सॉइल्स विल बी थिन अगर स्लोप्स पे है। अगर सॉइल स्लोप जेंटल है तो सॉइल की डेपोजिशन ज़्यादा होगी, ये चीज़ें बताई गई हैं। क्लाइमेट ऑल्सो प्लेज अ रोल, ह्यूमिडिटी वहाँ पे होगी, मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। उससे भी आप कह सकते हैं कि कैसे डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, एलुविएशन, सारे मिनरल्स नीचे से ऊपर लेके आए और कुछ नीचे लेके जाए, ये चीज़ बताई गई है मिनरल्स को। रिमूवल ऑफ सिलिका, सिलिका आपको भी पता, लेटराइट सॉइल में जब आपके बारिश हो रही होती है तो सिलिका पानी में घुल के नीचे चले जाता है, उसको कहा डिसिलिकेशन। एंड इन ड्राई क्लाइमेट्स हायर टेम्परेचर इवेपोरेशन एक्सीड्स एंड प्रेसिपिटेशन, हेंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप बाय द कैपिलरी एक्शन। जो आपने देखा सॉल्ट जो सॉइल है वो सलाइन हो रही है, दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। जब पानी नीचे गया सॉल्ट सारे घुल घुल के ऊपर को आएंगे और उसको हार्ड पैन्स बनेंगे, कंकर जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट के बने। तो टेम्परेचर भी प्ले करता रोल, ऑर्गेनिक मैटर भी, टाइम भी। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। एक बारी ज़रूर रीड करिएगा अच्छे से टाइम लगा के, यू विल अंडरस्टैंड। बट आई हैव कवर्ड, ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ CDS एंड CFF। जो भी टर्म्स हैं इनको ज़रूर फोकस करें, क्योंकि कई बारी देखा गया ये टर्म्स पूछ रहा है आजकल। So that's all for today. I hope you people are enjoying this sessions. Please इसको शेयर करिएगा दबा के। नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, उन पे क्लिक करें और ज्वाइन करें to get an information everything we are trying to provide so that you don't need to go and worry about anything for your CDS preparation. Thank you. Jai Hind.